ये सेशन एक्सपर्ट टॉक का सेशन हमने लास्ट इससे चालू किया था, यानी लास्ट लॉकडाउन से चालू किया था, तो ये लॉकडाउन में भी चल रहा है। कुछ अगेन टॉपिक्स आएंगे, सामने भी रहेंगे। तो जैसे आज का टॉपिक है एक्सपर्ट टॉक ऑन वैल्यूएशन फील्ड। ओके, एक्सपर्ट टॉक ऑन वैल्यूएशन फील्ड। सिविल इंजीनियरिंग में वैल्यूएशन एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक वास्ट फील्ड है, लेकिन मैक्सिमम पीपल्स को वैल्यूएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है कि उसमें किस तरह एंट्री की जाती है, किस तरह उसमें जॉब्स रहते हैं, किस तरह हम उसमें बिजनेस कर सकते हैं। तो ये हमको सबसे अच्छे से अच्छा कौन बता सकता है? जो उस फील्ड में माहिर है या फिर जो उस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। ओके, वही हमको बता सकते हैं और वही हमको गाइड कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यूएशन फील्ड में करियर बनाना है तो आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी पड़ेगी कि वो कैसी वहां पे गए, उन्होंने कैसी वहां पे जॉब किया, उन्होंने कैसी वहां पे बिजनेस देखे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको टुक टुक आवाज आ रहा होगा तो अभी भी ज्वाइन कर ही रहे हैं, तो वो ज्वाइन होते ही रहेंगे तो उसका वॉइस आएगा ही, आपको थोड़ा डिस्टर्ब आएगा। तो गाइस, आज के गेस्ट है, हमारे स्पेशल गेस्ट है उज्जवल पॉल, एरिया मैनेजर मुथूट फाइनेंस विदर्भ के एरिया मैनेजर है, और ER गौरव नालमवार, टेक्निकल मैनेजर आधार हाउसिंग फाइनेंस के। तो ये दोनों भी हाउसिंग फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं। तो दोनों सर है हमारे, ये आज हमको गाइड करने वाले हैं कि वैल्यूएशन फील्ड किस तरह है, किस तरह हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, और खुद का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने वाले हैं कि ये किस तरह ये फील्ड में यानी इन्होंने एंट्री की है, किस तरह इस फील्ड में एंट्री की है। So I'm welcome to Mr. Ujjwal Paul and गौरव नालमवार। प्लीज सर, आज आपका नॉलेज आप हमको शेयर करो। सर उज्जवल एंड गौरव, प्लीज आप आपका नॉलेज हमको शेयर करो। हेलो उज्जवल सर। ओके sir, your voice is not clear. हेलो, दो आवाज नहीं आ रही आपकी, आप हेडफोन निकाल लो। हाँ, हेलो, हेडफोन निकाल लो तो बेटर रहेगा, तो आवाज आ जाएंगी। हाँ गौरव सर, आपकी आवाज आ रही है। हाय स्वप्निल। हाय। सब लोग तो ज्वाइन हो चुके होंगे मे बी। हाँ, अभी होने के है, हो गया, आराम से हो गया। अपन अपना सेशन स्टार्ट कर डालते हैं, वो होते रहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और ये गुड मॉर्निंग गाइस। रहेगा गाइस, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायरेक्टली। हाँ हाँ गौरव सर, आप स्टार्ट करो प्लीज। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस। आप सबसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए गुड इवनिंग बोल रहा हूँ सबको। इंट्रोडक्शन तो स्वप्निल सर ने आपको दे ही दिया है। स्वप्निल सर तो हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। मेरे ख्याल से उज्जवल सर भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, तो वो बात करेंगे आपसे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। माई सेल्फ गौरव नालमवार एंड मैं भी इस वक्त आधार हाउसिंग फाइनेंस में अमरावती ब्रांच के लिए काम कर रहा हूँ एज अ टेक्निकल मैनेजर करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके इंजीनियरिंग से। आप सब लोगों ने एक फर्स्ट ईयर से लेकर मतलब फर्स्ट सेम से लेकर 8 सेम तक पढ़ाई की है। नियर अबाउट 16 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो 16 सब्जेक्ट्स में कुछ यूनिवर्सिटी में 7th या कुछ यूनिवर्सिटी में 8 सेम में एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन ये सब्जेक्ट आपको आता है। ठीक है, मेरा आवाज सबको ऑडियोबल है? यस सर, यस ऑडियोबल है। ठीक ठीक है, तो ये जो 16 सब्जेक्ट्स आते हैं, 16 to 17 सब्जेक्ट्स, उसमें एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन एक छोटा सा सब्जेक्ट रहता है जो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं रहता है इसका। 4 या 5 चैप्टर्स का एक सिलेबस रहता है, वो आपको दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब पढ़ते हो तो आपको ये काफ़ी टाइम लगता होगा कि हम ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो इसका सच में यूज़ होता है या नहीं होता है? जो कैलकुलेशन हम करते हैं या फिर जो भी हम पढ़ाई करते हैं, थ्योरेटिकल रहो या फिर प्रैक्टिकल रहो, स्टिल
और आरसीसी डिजाइन स्वप्निल सर तो पढ़ाते हैं, इसका मतलब आपको पता ही होगा कि हम उसको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं। जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, स्टैट प्रो है या फिर और कुछ है, जिसके थ्रू आप उसको पढ़ते हैं और डे टू डे में यूज करते हैं उसको कंस्ट्रक्शन के लिए। सेम ऐसा एक सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, जिसको काफी लोग सिर्फ पास होने के लिए देखते हैं, उसके आगे देखते नहीं है। तो वो भी एक फील्ड है जिसमें आप जॉब कर सकते हो, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो, फिर चाहे फिर वो आपकी जॉब फील्ड हो या फिर आपका प्रोफेशन हो, दोनों चीज़ों में आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो एस्टिमेशन जो पार्ट है वो आप काफ़ी बार सीखते हो और यूज़ भी करते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोग पीडब्ल्यूडी या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस निकालते होंगे, तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ होता है। उसके बाद जो प्रोफेशनली मार्केट में उतरते हैं, उसको एस्टिमेट क्या होता है या एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, मेजरमेंट शीट क्या होता है, वो सारी चीज़ें पता होती है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको कई सारे एस्पेक्ट्स में मिल जाती है। तो इसको थोड़ा सा मैं बाहर रखूंगा और सिर्फ वैल्यूएशन टूल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो वैल्यूएशन मेरे ख्याल से सभी अभी इंजीनियर के फाइनल ईयर में होंगे मे बी, या फिर कुछ हो भी चुके होंगे सिविल इंजीनियर्स। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं इसमें, अमित वगैरह दिख रहा है। तो वैल्यूएशन फील्ड में आप जब आते हो तो वहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको दिखते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट होता है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा होता है प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप जब मेरे ख्याल से उज्जवल सर ने ज्वाइन कर लिया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ सर, आप ज्वाइन कर हाँ लीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है चलिए। तो ये जो 2 फील्ड है जिसमें आपको तय करना है कि आपको जॉब करना है या फिर प्रोफेशनल में जाना है। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो वैल्यूएशन जो फील्ड है वो हर एक बैंकिंग फील्ड में आती है। हमारी भी जो बैंकिंग फील्ड है इंडिया के अंदर की, जिसमें 2 टाइप्स के बैंक्स आते हैं, एक एनबीएफसी आती है और एक बैंक आती है जो प्रॉपर बैंक होती है, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, उस तरह की। और दूसरी है एनबीएफसी जो कि नॉन बैंकिंग में आती है मगर बैंकिंग का वर्क करती है। तो ये 2 जगह है जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो एज अ सिविल इंजीनियर। आपको किसी क्लर्क या फिर कोई पीओ जैसी पोस्ट पे नहीं बैठना है, आपको सिविल इंजीनियर के ही पोस्ट पे बैठना है और आपको सिविल इंजीनियर का ही काम करना है। तो जितने भी बैंक्स है, जैसे नेशनलाइज बैंक हो गया या फिर शेड्यूल्ड बैंक हो गया या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो गया या फिर सिंपल पत्र संस्था हो गया, इन सभी ये जो सभी लोग जो है वो लोग एक प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कि नॉर्मल हमारा सेविंग अकाउंट हो गया या फिर करंट हो गया अकाउंट हो गया, लाइक दैट होम लोन रहता है। हमें अगर हमें घर बांधना है या फिर घर कंस्ट्रक्ट करना है या फिर नॉर्मली हमारा जो घर है उसमें हमें लोन लेना है, तो हम उस प्रोडक्ट को चूज करते हैं जिसका नाम है होम लोन। तो बैंक में जब हम होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बाकी सारी प्रोसीजर तो बैंक कर लेती है, उस बंदे का क्रेडिट चेक कर लेते हैं या फिर उसका सिबिल स्कोर चेक कर लेते हैं, उसके हिसाब से उसको अमाउंट कितना चाहिए, उसने डिमांड कितनी की है और सिर्फ कितना दे सकते हैं वो सब निकाल लेती है। मगर जिस प्रॉपर्टी पे ये सब कैलकुलेशन होते हैं, उस प्रॉपर्टी का रियल करंट मार्केट वैल्यू कितना है ये बताने की जिम्मेदारी एक सिविल इंजीनियर की होती है। सिविल इंजीनियरिंग क्यों? सिंपल है कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्ट हो या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन हो, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होगा, वैल्यूएशन कितना होगा या उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये इंजीनियर ही बता सकता है। तो उसको वहां पे उस प्रॉपर्टी का एस्टिमेट निकालना है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालना है, उस प्रॉपर्टी का एज निकालना है, उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है और उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो ये जो सारे टर्म्स है वो सिविल के अंडर में आते हैं, क्योंकि हमारा काम है घर बनाना। ऑब्वियसली हमें पता है कि हम घर बनाते वक्त उसे कैसे बनाते हैं, उसे खर्चा कितना लगता है, जो भी है एस्टिमेशन वगैरह हम निकाल के देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बैंक में वही करना है, आपको ये सारी चीजें फाइंड आउट करना है कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बैंक के पास आई है मॉर्गेज होने के लिए या फिर परचेस करने के लिए कस्टमर से, उस प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू कितनी है, मार्केट की वैल्यू कितनी है, जिसे हम सिंपल में मार्केट वैल्यू बोलते हैं, वो निकालने का काम इंजीनियर का। तो ये काम करने के लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बैंक में निकलते हैं। हर एक ब्रांच के अंदर या फिर हर एक रीजन के अंदर एक मिनिमम एक पोस्ट इस ब्रांच की होती है। तो वहां पे आपको वैकेंसीज है अप्लाई करने के लिए कि
एज अ सिविल इंजीनियर अगर आपको वर्क करना है और भी वैल्यूएशन फील्ड के अंदर करना है तो आप कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है एज अ पर्सनल बिजनेस, तो ये सब जो मैंने नाम बताए, जो बैंक है या पत्र संस्था या फिर कोऑपरेटिव बैंक है, उन सबको जो लोग अपना खुद का इंटरनल सिविल इंजीनियर पोस्ट रख नहीं सकते, वो लोग या फिर वो जो बैंक होती है वो एक एक्सटर्नल वेंडर्स के थ्रू आपका ये काम कराती है। नॉर्मली आज से 5 या 6 नियर अबाउट 5 to 10 years बिफोर ये सब जो चीज़ें होती थी वो एक्सटर्नल वेंडर के थ्रू होती थी। तो अगर आपको बैंक में जॉब नहीं करना है और वैल्यूएशन की फील्ड में काम करना है तो भी आप काम कर सकते हो एज अ एक्सटर्नल वेंडर करके। वेंडर इन द आपकी शायद आपके लिए नया वर्ड होगा ये वेंडर, मगर सिंपल है। जिस तरह से आप एक प्रॉपर्टी को डील करते हो, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो या फिर इंटीरियर डिजाइन के लिए हो या फिर किसी और चीज के लिए हो, सेम उसी तरह आपको एक प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाल के उसके एक रिपोर्ट बना के उस बैंक को, उस पर्टिकुलर बैंक को सबमिट करना है। उसके लिए आपको बैंक कुछ पे करेगी, जिससे जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो आप उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो उसकी कई सारी बातें हैं, कुछ बातें मैं आपको बाद में थोड़ा प्रोसेस करूंगा। आपको उज्जवल सर ने ज्वाइन कर लिया तो थोड़ा सा उज्जवल सर के थ्रू एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर आप थोड़ा गाइड कीजिए। आपने सारे पॉइंट तो कवर कर लिए, ज्यादा तो पॉइंट बचे नहीं है। हाँ, सिर्फ सिविल इंजीनियर नहीं तो आर्किटेक्चर इंजीनियर भी वो चीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन क्यों निकाल रहे हैं, बैंक लोन दे रही है तो वो तो कितना भी दे देगी। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रेडिट मैनेजर, मतलब एक सिविल इंजीनियर करता क्या है बैंक में, क्यों रहता है, तो इट्स लाइक कि आप एक सीक्रेट ले रहे हो तो उसका पीछे का जो फिल्टर रहता है जिसके वजह से बाहर का कोई कचरा अंदर ना आ पाए, वो काम करता है एक सिविल इंजीनियर। कि किसी आदमी का अगर क्रेडिट पॉलिसी बहुत अच्छा है, मतलब क्रेडिकली इनकम सोर्स उसका काफी अच्छा है जिससे वो बहुत ज्यादा लोन ले सकता है। ठीक है, तो उसको तो क्रेडिट ऑफिसर दे देगा कि 1 करोड़ 1 CR वगैरह दे देगा, उसको भी चाहिए 1 CR। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी की कीमत बहुत कम रही, 20 लाख 25 लाख रही, तो वो तो भरेगा ही नहीं। उस जगह पे जब एक सिविल इंजीनियर या फिर एक वैल्यूअर जब वैल्यूएशन देता है कि ये प्रॉपर्टी की कीमत XYZ है या फिर 20 लाख ही है, तो उसको सीमित तौर पे सिर्फ 20 लाख ही लोन मिलता है। यहाँ से इम्पोर्टेंस चालू हो जाते हैं बैंक में सिविल इंजीनियर्स के। ओके, और अब तक के जो गौरव सर ने बताया उसमें मैक्सिमम चीजें कवर हुई है। अगर आपको कुछ भी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछने तो यू कैन आस्क। गाइस, टू वे कन्वर्सेशन चलने वाला है। आपको अभी तक जो भी सिविल इंजीनियर का सिविल इंजीनियरिंग के जो भी अगर प्रॉब्लम्स अभी आए हैं, अगर वो आपको पूछना है तो आप सर से अभी पूछ सकते हैं। ये इंजीनियरिंग के इसमें जॉब्स के इसमें आपको बताया है इन्होंने, अभी तक कंसल्टेंसी का भी बाकी है। तो प्लीज आप सबसे पहले ये कर लो कि अगर आपको कोई भी किस तरह जॉब मिलता है, क्या मिलता है, अगर ये क्वेश्चंस अगर आपको हो गए तो आप क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस गाइस? ओके, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है? सबको सब कुछ समझ गया लगता। गुड। हाँ, यस सर मैं ये पूछ रही थी कि जॉब स्टार्ट करने के मतलब सैलरी और फिर कितने टाइम तक मतलब आप सीनियर हो जाते हैं एंड यू गेट वेल पेड? ओके, ये देखिए, अभी वेल पेड इट्स अप टू अस कि हम कितना कमाए तो वेल पेड बोलेंगे। किसी के लिए 5 लाख भी काफी है और किसी के लिए 10 लाख भी काफी है, कम है। ठीक है, हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, आपका प्रमोशन लेवल क्या क्या रहेगा। जैसे आप स्टार्टिंग पे अगर किसी एजेंसी के पास करते हो तो आपको काफी कम मिलेगा, क्योंकि एजेंसी वाले खुद का मेनली इनकम भी देखेंगे। क्योंकि सपोज मैं एक वैल्यूअर हूँ या फिर मैं एजेंसी वाला हूँ, वेंडर हूँ, आप मेरे पास काम करोगे तो मैं आपको कम ही दूंगा।
ठीक है, लेकिन आप जैसे बैंक के साथ ज्वाइन करते हो तो इट शुड बी लाइक मिनिमम पे जो रहता है वो 20K से चालू होता है पर मंथ। ओके, तो ये जब अपन रहते हैं तो जूनियर से ज्वाइन होता है, फिर उसके बाद में बीटीएम करके होते हैं, ब्रांच टेक्निकल मैनेजर, फिर टेक्निकल मैनेजर, एरिया टेक्निकल मैनेजर, फिर उसके ऊपर होता है आरटीएम रीजनल टेक्निकल मैनेजर, जेडटीएम जोनल टेक्निकल मैनेजर। ऐसे करते करते हम हेड टेक्निकल एनटीएम और हेड टेक्निकल होते हैं। ठीक है, अब हेड टेक्निकल और एनटीएम का काम अपने तरह प्रॉपर्टी मतलब हमारे हम जो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन देते हैं। ठीक है, तो उनका काम वैल्यूएशन देना नहीं होता। जैसे जैसे आप सीनियर्स बनते जाते हो तो वहाँ टाइम पे पॉलिसीज बनती है, हर कंपनी की अपनी अपनी, तो पॉलिसीज बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जब प्रॉपर्टी कोई सैंक्शन करते हो, ठीक है, तो सैंक्शन करते वक्त रेरा, आप में से किसी ने रेरा के बारे में सुना है या फिर सैंक्शनिंग के लिए कभी कोई प्रोसेस हुआ है, कुछ सुना है या कुछ पता है आप में से किसी को कि प्रॉपर्टी नहीं सैंक्शन सर। कराना? ओके, ठीक है, तो प्रॉपर्टी सैंक्शन करने के लिए ना काफी सारे नॉर्म्स रहते हैं। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं डीएचएफएल में एक्स एम्प्लॉय था। ठीक है, डीएचएफएल का एक्स एम्प्लॉय हूँ, तो वहाँ पे जो हेड टेक्निकल है, जब इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी पॉलिसीज बनती है तो वो सर को भी बुलाया जाता है। ठीक है, और वो भी एज एक टाइम पे बीटीएम से ही चालू किए, ब्रांच टेक्निकल मैनेजर से आज वो हेड टेक्निकल बने, और आज के तारीख में इंडियन गवर्नमेंट उनको बोलती है कि अपनी पॉलिसीज बनने वाली है तो आप भी आ जाइए वो मीटिंग में। तो पोस्ट आप कहाँ तक आपका नॉलेज एक्सपांड कर सकते हो, दैट्स मैटर। आपकी लिमिट आपको तय करनी है, हम तय नहीं कर सकते। हाँ, मेरे को नागपुर के बाहर नहीं जाना, मेरे को चंद्रपुर के बाहर नहीं जाना, अगर मैं ये सोच के रहूंगा तो फिर तो इट्स लाइक हमने लिमिटेड लगाया ना खुद को। होप आपको आपका आंसर मिला। अगर उसके हाँ ऊपर सर। कुछ पूछना सर तो बट फ्रीलांस काम करने में ज्यादा मतलब बेटर रहेगा। हाँ, फ्रीलांसिंग में कैसा रहता है कि जैसे आप एक बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो कोई आपका उतना अच्छे से नहीं होगा। आपको कम से कम 10 बैंक को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां से डॉक्यूमेंट, आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आप बैंक के साथ टाई अप होते हो, बैंक के पास कस्टमर लोन के लिए जाता है, आपको लोन के लिए जाने के बाद में जो वैल्यूएशन देना है वो चीज आपको वहां से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, प्रॉपर्टी विजिट करनी है, विजिट करने के बाद में आपको वो प्रॉपर्टी के लिए रिपोर्ट बनानी है, वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी है, और वो रिपोर्ट बैंक को रीसबमिट करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर बैंक प्रोसेस करेगी, बैंक लुकआउट, आपका काम है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन देना। हाँ, फ्रीलांसरिंग का आप जितने, इट्स लाइक कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, अब जितना ज्यादा सेल कर पाओगे, जितना ज्यादा प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन दे पाओगे, उतना आपका इनकम सोर्स चालू। ठीक है, और कैसा है कि सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं, जब आप एक आधी कंसल्टेंसी चालू करोगे तो आप उसके साथ बहुत कुछ रख सकते हो। आप घर के डिजाइन दे सकते हो, 2D 3D प्लान सैंक्शन करा के दे सकते हो, सब कुछ करा सकते हो। तो आप सिर्फ वैल्यूएशन पे नहीं रखोगे फिर। ओके, ओके सर। ओके सर, मतलब आप अभी जब ऑन फील्ड काम कर रहे हैं सर, जी, एक्चुअल प्रैक्टिकली चैलेंजेस क्या फेस होते हैं? मतलब जस्ट अपार्ट आपको अकेले काम करना है, इसके अलावा क्या चैलेंजेस होते ओके, अभी जैसे चैलेंजेस में अभी देखिए, जो सेगमेंट है हाउसिंग फाइनेंस का, वो टोटल 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया और रूरल। ठीक है, सेमी अर्बन एरिया और अफोर्डेबल, उसको सेकंड वर्ड है, ये दोनों चीजें एक होती है। अब रूरल में आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि जब कोई गांव में घर बना रहा है जहाँ पे कोई सैंक्शन अथॉरिटी वगैरह नहीं चलती है, वहां पे एक अलग प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। जैसे
हमको वो गांव के बारे में ही नहीं पता रहता। वो कस्टमर का प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे, वो तो गलत घर भी दिखा सकता है ना। वहां से शुरुआत होती है कि हमको प्रॉपर्टी बराबर आइडेंटिफाइड करना है और वो जगह की कीमत निकालना है, वो प्रॉपर्टी का रेट निकालना है, ठीक है। अफोर्डेबल में और जो सेमी अर्बन एरियाज है, जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रपुर का आउटर बोलिए या नागपुर का आउटर बोलिए, ठीक है, वहां पे चैलेंजेस ये आते हैं कि वो ग्राम पंचायत सैंक्शन रहता है, तो वो प्रॉपर्टी बाद में जब म्युनिसिपल लिमिट में जाएंगी तो उसके बाद उसका हाल क्या होगा, क्या वो प्रॉपर्टी तोड़ दी जाएगी म्युनिसिपल में जाने के बाद। तो वो चीज टेकआउट करना, वहां पे वैल्यूएशन सेम तरीके से निकालना, वहां पे कितना खर्चा आएगा, लोगों से मिलना, लोगों से रेट पता करना, सराउंडिंग एरिया देखना, वो है। फिर तीसरा एरिया आता है जो अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया यानी ये क्या बोलते हैं अपना एनएमसी या फिर सीएमसी, चंद्रपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आने वाले, वहां पे तो काफी कम चैलेंजेस आते हैं। वहां पे कम चैलेंजेस के अलावा वहां पे सबसे बड़ा दिक्कत आती है कि लोग फ्रॉड करते हैं। वहां पे इंटेंशनल प्रोडक्ट रहते हैं कि लोन ले ले बाद में नहीं भरेंगे, तो वो चीज आइडेंटिफाई करना और लोगों से बात करने के बाद उनके बारे में समझ के लेना, वो चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। आपको सिर्फ सिविल का वर्क नहीं करना है, तो वो आगे वाले को जज भी करना है। आपको आधा घंटा मिलेगा, आधे घंटे में आपको सब पता करना है कि कैसा है, क्या करता है बंदा, कुछ भी। ओके, तो दो क्वेश्चंस पूछे बच्चों ने। गाइस, एक डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकता है क्या और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो हाँ, दोनों भी इसमें ऐसे है। डिप्लोमा वाला, ये जो पोस्ट है, जितने भी पोस्ट है, चाहे स्टार्ट हम करेंगे एक टेक्निकल ऑफिसर से। टेक्निकल ऑफिसर होता है, ब्रांच टेक्निकल मैनेजर होता है, उसके बाद टेक्निकल मैनेजर होता है, जो भी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, चाहे फिर वो बैंक फील्ड हो या फिर एनबीएफसी हो, दोनों इसमें आप डिप्लोमा और डिग्री होल्डर प्राइमरी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोअर पोस्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उनके एक्सपीरियंस और उनके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊपर कैसे जाएंगे। उज्जवल सर भी डिप्लोमा है, जब उन्होंने ज्वाइन किया था उनका डिप्लोमा ही था, एज ए डिप्लोमा पे उन्होंने ज्वाइन किया था और काफ़ी हद तक वो आप ऊपर आ चुके हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्लोमा वाले भी ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेशर्स को अगर ज्वाइन करना है तो उनके पास दो ऑप्शन है। पहला है जो एक्सटर्नल वेंडर्स होते हैं, जो बैंक बाहरी जो कंपनीज थे जिससे वो वैल्यूएशन कराती है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। या फिर किसी भी कंपनी में, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हो, बस उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन वैल्यूएशन से रहना चाहिए। थोड़ी देर पहले एक जन ने फ्रीलांसिंग के बारे में पूछा था, तो वो भी एक फील्ड है जहाँ पे फ्रेशर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो वहाँ पे भी आप हार्डली 6 to 1 ईयर का एक जॉब करने के बाद बैंक में अप्लाई कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो। हम आपसे कोई काफी बड़े एज के नहीं है, बस आपसे कुछ 4 या 5 साल बड़े हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हो। ये सेशन इसलिए लिया है, बेसिकली ये सेशन लेने के पीछे एक सिंपल रीजन ये है कि इस फील्ड में हमारा तरफ से, मतलब खास करके विदर्भ एरिया से काफी कम लोग एक्टिव है इस फील्ड के अंदर। हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी इस मीटिंग में भी है, वो पुणे में जॉब करते हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुंबई में जॉब करते हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं जो विदर्भ लोकेशन पे भी जॉब करते हैं। मगर हमने काफी हद तक देखा है कि विदर्भ साइड से काफी कम लोग इस सेक्टर में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये सेक्टर पता ही नहीं है कि ऐसे सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं और अच्छी सैलरीज भी ले सकते हैं। इसलिए ये सेशन है कि आपको अगर नंबर ऑफ पोस्ट अगर कम मिल रही है बाकी फील्ड में, तो आप ये फील्ड में भी आप आ सकते हो। और सबसे सेफेस्ट फील्ड है। अभी वो कोविड का सिचुएशन है, पिछले 2 साल से कोविड का सिचुएशन चल रहा है, काफी सारे साइट्स क्लोज हो चुके हैं। तो उसके वजह से कई सारे जो इंजीनियर्स है, साइड इंजीनियर्स है, एक तो उनको घर में बैठा गया है या फिर उनकी सैलरी कट्स किए गए हैं। मगर ये जो फील्ड है, ये बैंकिंग फील्ड में आता है। बैंकिंग फील्ड हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो एसेंशियल सर्विस में आता है। तो एक आप बोल सकते हो कि अगर आपको परमानेंट जॉब की तरह चाहिए, तो ये बेस्ट
फील्ड है जिसमें हम जॉब कर सकते हैं। इसमें तो फिर आपका से क्वेश्चन। हेलो गौरव सर, पहला ही क्वेश्चन था ललित अतरम का। सर, व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर दिस? अप्लाई फॉर दिस, या इस मैं तरह पहले हो- कहा था एक्सटर्नल्स वेंडर्स को आपको ज्वाइन करना है तो नॉर्मली चंद्रपुर में भी कुछ एक दो एक्सटर्नल वेंडर्स है, मगर कम है। आपको नागपुर से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप नागपुर में जाके कई सारे एक्सटर्नल वेंडर्स होते हैं, अगर आपको उसका डेटा नहीं मिल पा रहा तो हम आपको अवेलेबल करके दे सकते हैं। आपको वहाँ पे जाके उनसे बात करनी है कि मैं हमारी सिटी में रह के ये जॉब करना चाहते हैं। अगर आप नागपुर प्रेफर कर सकते हो तो आप नागपुर में जाके भी प्रेफर हो सकते हैं। आपको सिर्फ उनको अप्लाई करना है। अगर आपका टैलेंट या आपका इंटरव्यू उनको अगर पसंद है तो आपको ज्वाइन कर लेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है फ्रीलांसिंग का। ज़्यादातर हमारे एरियाज में ये नहीं होता, ये होता है नागपुर और पुणे एरियाज में काफ़ी सारा होता है। वहाँ पे एक फील्ड होती है जिसके बारे में उज्जवल सर ने भी इसके पहले बोला था, थोड़ा मैं और एक डिस्क्राइब कर लेता हूँ। जैसे वैल्यूएशन का बैंक में जॉब है, वैल्यूएशन का नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जॉब है, वैसे ही वैल्यूएशन की फील्ड होती है जो कनेक्ट करती है काफ़ी सारे बड़े बिल्डर्स को बैंक के साथ। तो इन दोनों को बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें 3 या 4 टाइप के फैकल्टीज आती है, जिसमें एक होता है लॉयर जो वहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देखता है, और दूसरा होता है टेक्निकल जो सिविल के पोस्ट है, जहाँ पे हर उस बिल्डिंग की टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो भी है, चाहे फिर वो उसकी प्रॉपर्टी हो, चाहे फिर उसका वो एस्टिमेशन हो, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी का लोकेशन हो, जो भी चीज़ें है, चाहे उसकी स्टेबिलिटी हो या स्ट्रक्चरल डिजाइन्स हो, वो सारी चीज़ें जो है वो स्टडी करके उसके रिव्यूज आपको बैंक को देने पड़ते हैं। तो ये बीच का जो पार्ट होता है उसे थर्ड पार्टी कंपनीज बोलते हैं। उस थर्ड पार्टी कंपनीज के अंदर भी आपका जॉब रहता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये फर्स्ट जो मैंने बोला और ये सेकंड, यहाँ पे आप फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे जॉब्स है और कैसी वैकेंसीज कैसी पता चलेगी, और हम इंटरव्यू क्रैक कैसी कर पाएंगे, प्रियंका काले का क्वेश्चन है। और वैल्यूएशन के बारे में हमको कहाँ से सीखने को मिलेगा? कहाँ से सीखने को मिलेगा? वैकेंसी ये जो इसके सेशन के बाद मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जो नागपुर के वैल्यूज की लिस्ट है। वहाँ उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उसके ईमेल आईडी दे दूंगा या फिर उनके एड्रेस दे दूंगा। आप उनको अप्लाई कर सकते हो या उनसे कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि हमें जॉब करना है, आपके यहाँ पे वैकेंसीज है या नहीं, या फिर जो कुछ भी है। इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन योर इंटरव्यू। जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है एस्टिमेशन और एवल्यूशन की, वो आपको होनी चाहिए। वो आपको जो आपकी स्टडीज है उसमें से मिल जाएंगे। तो वो एक रूट है जाने के लिए। दूसरा जो फ्रीलांसिंग का या फिर थर्ड पार्टी कंपनीज का है, तो उसके लिए आपको जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नागपुर में हमने प्रोजेक्ट लिया, कई सारे प्रोजेक्ट है, जैसे पिरामिड सिटी का एक प्रोजेक्ट है जो वर्धा रोड पे चल रहा है। वैसे ही मेरे ख्याल से गोदरेज का भी एक प्रोजेक्ट है जो नागपुर में चल रहा है, और टाटा का भी प्रोजेक्ट है। जैसे ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे आपको विजिट करनी है। नॉर्मली जैसे आप साइट जॉब के लिए जाते हो, उनके बेसिक ऑफिस में आप विजिट कर सकते हो, और ऑफिस में विजिट करने के बाद उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि मुझे इस फील्ड में जॉब करना है। तो जो कोई भी आपकी थर्ड कंसर्न पार्टी होती है, जो थर्ड कंसर्न कंपनी होती है, जिसके थ्रू आप ये जो डीलिंग है बैंक टू बिल्डर्स और बिल्डर्स टू बैंक का, वो कनेक्ट हो रहे हो, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएंगी। तो वहां से आप उनसे कांटेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों ऑफलाइन प्रोसीजर में बता रहा हूँ। ऑनलाइन के लिए आप डायरेक्ट कोई भी बड़े बिल्डर्स के साइट्स पे जाके आप उनको अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप नॉर्मली साइट इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो। उसी तरह आपको ये कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ कंपनीज है मेरे पास, मैं आपको उसकी लिस्ट दे दूंगा, जिसमें आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो थर्ड पार्टी कंपनी से, और बात कर सकते हो जॉब के लिए। आपको लिस्ट मेल आ जाएंगे गाइस, मेल कर देंगे हम आपको। आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो वहां से आपको मेल आ जाएगा। अगेन एनी क्वेश्चंस गाइस? सर हाँ विशाल।
सर एक्सपीरियंस कितना चाहिए सर वैल्यूएशन में, अगर किसी बैंक के पोस्ट में अप्लाई करना हो तो? बैंक के लिए डिपेंड अपॉन जो पोस्ट कि आप कौन से पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो। जैसे हम जब मतलब हम लोग जब फ्रेशर्स थे, लाइक डिप्लोमा में ही थे हम, मुझे याद है कि एक जगह निकली थी वो फ्री जॉब अलर्ट करके, तब एक साइट थी जो बहुत ज्यादा चलती थी। हम में से हर कोई डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में वो एवरी डे हम डेली एक बार करके वो चेक करते थे कहीं सिविल की वैकेंसी है क्या, हमको गवर्नमेंट जॉब करनी है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, आप में से भी बहुत लोग करते हैं, हमने भी किया है। ठीक है, हमने कुछ नया अलग नहीं किया है। तो मेरे को एग्जैक्टली याद है कि वहां पे ना एक वैकेंसी निकली थी आरबीआई में। ओके, तो आरबीआई में वैकेंसी निकली थी एज अ वैल्यूअर करके। तब हम लोगों को भी इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना वैल्यूअर क्या है, ना बाकी चीजें क्या है, वैल्यूएशन क्या होता है, बैंक में क्यों लेते। हम लोग भी 3 इडियट जैसे एक ही लाइन बार बार रिपीट, इंजीनियरिंग करके बैंक में काम करना। अरे पर बैंक में कर क्या रहे, कौन से पोस्ट में है, इज दैट पोस्ट फॉर टेक्निकल और नॉट। ये सब हम जब एड ऑन हुए, बैंक के साथ जुड़े, तब हमको पता चला कि ये जो हम पोस्ट में काम कर रहे हैं, ये बैंक में आरबीआई के तरफ से मतलब सॉरी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हर बैंक को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो टेक्निकल मैनेजर वाली पोस्ट है वहां पे आइदर सिविल इंजीनियर लगेगा या फिर आर्किटेक्चर इंजीनियर लगेगा। नो अदर पर्सन कैन अप्लाई दैट पोस्ट, जो हमको पता ही नहीं। उसके बाद में तो एक्सपीरियंस कितना लगेगा, इट्स डिपेंड कि हम कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। स्टिल कोई भी एक बैंक में फ्रेशर लगने के लिए दे रिक्वायर्ड 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम। हाँ, कुछ प्राइवेट एनडीएफसी है जैसे महिंद्रा है, आई स्टार्टेड फ्रॉम महिंद्रा। ओके, तो महिंद्रा फ्रेशर्स को चांस देती है। तो मैंने महिंद्रा के रूरल हाउसिंग फाइनेंस में लगा, वहां से पुणे, पुणे से नागपुर, नागपुर से अभी फिर पुणे जाऊंगा। तो डिपेंड अपॉन माय एक्सपीरियंस कि मैं कौन से पोस्ट के लिए। अभी जब गवर्नमेंट में अगर कोई बैंक में निकलती है फॉर एग्जांपल, तो इफ आई एम एलिजिबल आई कैन अप्लाई फॉर दैट आल्सो। तो मेरी एज हो गई है, जैसे काफी सारे पोस्ट है यार, मैं तो 30 साल का हो गया, मैं 35 साल का हो गया, अब मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इट्स नेवर मैटर। जैसे आरबीआई का जो था वो 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा था उन्होंने। तो से हम जो फील्ड में है वो, मतलब आज अगर मेरी उम्र 30 साल है तो मैं और 15 साल बाद में भी आरबीआई में अप्लाई कर सकता हूँ। इट्स लाइक 45, लेकिन उसमें तो वैकेंसी होनी चाहिए। सिंपल। विशाल फ्रेशर्स के बारे में पूछा था तो मैं थोड़ा बोल देता हूँ, उसमें थोड़ा ऐड करूंगा। मैंने पहले भी बोला था, 2 ऑप्शन है, एक फ्रीलांसिंग कंपनीज के थ्रू आप कांटेक्ट करके या फिर थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू कांटेक्ट करके आप वहां जा सकते हो, वहाँ पे फ्रेशर्स लेते हैं। दूसरा, आपको एक्सटर्नल जो कंपनीज होती है जो वैल्यूएशंस करके देती है, चंद्रपुर में भी काफी सारी कंपनीज है मगर 1 या 2 ही फेमस है, तो उससे आप कांटेक्ट करके आप फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये 2 हो गए। दूसरा जो ऑप्शन है वो बैंक, आपने पूछा था डायरेक्ट बैंक में जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं, एज अ फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, मगर उसके लिए वैकेंसी होना है। आज से 1 से 1.5 साल पहले एक बैंक में वैकेंसी निकली थी, एचडीएफसी का एक सेकंड, ये क्या बोलते हैं उसका, सब टाइटल कंपनी है, क्या बोला उधर सर? एचडीएफसी लाइफ। हाँ, एचडीएफसी लाइफ करके उन्होंने बैंकिंग के लिए, उनके होम लोन के लिए वैकेंसीज निकाली थी फ्रेशर्स के लिए। काफ़ी सारी वैकेंसीज थी, मेरे ख्याल से हंड्रेड्स ऑफ वैकेंसीज थी, मगर उसके लिए उन्होंने एग्जाम रखी थी। जो आप एग्जाम देते हो बैंकिंग के लिए, जो नॉर्मली एग्जाम्स रहती है आईबीपीएफ की जो रहती है एग्जाम, वो आपको एग्जाम फेस करनी थी, जिसमें 50% सिलेबस टेक्निकल का था और 50% सिलेबस जो बैंकिंग का सिलेबस रहता है वैसा था। तो वैकेंसीज निकलती है, काफ़ी कम निकलती है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा आपके बैंकिंग से भी कनेक्ट में। अगर वहाँ पे वो वैकेंसी आती है, नॉर्मली 15, 20, 25 ऑल ओवर इंडिया में निकलती है, तो आप उस पर शूट कर सकते हो, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। बस
आपके पास दोनों नॉलेज होना, आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी पूरा होना और बैंकिंग नॉलेज भी पूरा होना, तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और दूसरी बात जो अभी उज्जवल सर ने बोली, आपका जब किसी भी वैल्यूएशन फील्ड में 5 to 6 इयर्स का एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप किसी भी बैंक में एक बड़े पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर वहाँ पे वैकेंसी निकलती है तो उसके बाद ऑब्वियसली बाय रूट जाना पड़ेगा आपको, एक इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, एक छोटी सी एग्जाम भी फेस करनी पड़ेगी जो वो खुद बैंक लेती है, और उसके थ्रू आप बैंक में एंटर कर सकते हो। इट्स ओके विशाल, या कुछ और पूछना है? यस सर। ओके, और एक क्वेश्चन है, विच एग्जाम शुड बी गिवन फॉर दिस जॉब? तो ये जॉब के लिए कोई एग्जाम देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती है, ये क्वेश्चन है इनका। अगर आप फ्रेशर हो और बैंक में अप्लाई कर रहे हो, अगर बैंक में वैकेंसी निकली है वैसी, तो एज अ सिविल इंजीनियर वैकेंसी निकलती है, डायरेक्ट एज अ सिविल इंजीनियर वैकेंसी निकलती है, जिसमें आपको स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि जो वैल्यूएशन फील्ड से रिलेटेड है या फिर वैल्यूएशन करना चाहते हैं वही लोग अप्लाई करें। उस एप्लीकेशन में आपको एग्जाम देनी पड़ती है जो नॉर्मली बैंकिंग फील्ड में हम देते हैं, उसी के थ्रू आप जा सकते हैं। और अगर आप एज अ फ्रेशर आप किसी और कंपनी में ट्राई कर रहे हो नॉन बैंकिंग में, तो आपको उसके लिए एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, आपको बस इंटरव्यू फेस करना है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो तो आप ज्वाइन। लेकिन वो एग्जाम किस तरह की रहती है मेरे हिसाब से, यानी वो भी जानना जरूरी है कि वो उसमें पूरा सिविल इंजीनियरिंग रहता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग के ही रिलेटेड पूछा जाता है, या फिर कुछ यानी एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह रहता है, यानी हाँ, तो मैंने बोला ना, जो आप बैंकिंग के लिए जो एग्जाम, बैंकिंग नॉर्मल आप पीओ पोस्ट के लिए या फिर क्लर्क पोस्ट के लिए जो आप सिलेबस पढ़ते हो, जो प्रॉपर बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रहा है या करता है, चाहे फिर वो एसबीआई की जगह निकली हो या फिर किसी भी बैंक की निकली हो जगह, तो वो जो सिलेबस है उसमें से आपको 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50% क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग से आपको पूछे जाएंगे। नॉर्मली आप जो गेट की एग्जाम वगैरह देते हो उसमें जो आपको जो कैलकुलेशंस आपको पूछे जाते हैं, समझ लीजिए गेट में से आपको वो 50 क्वेश्चंस आपको पूछे गए और 50 क्वेश्चंस आपको बैंकिंग फील्ड से पूछे गए। 50-50 सिलेबस रहता है, उन दोनों को आपको क्रैक करना रहता है। अगर आप दोनों में पास हो जाते हो तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ओके, और प्राइवेट वैल्यू, मेरा एक भी क्वेश्चन है मेरी तरफ से, क्वेश्चन है एक्चुअली कि वो जब हम प्राइवेट वैल्यूअर बनते हैं उसके लिए भी एक 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक एग्जाम निकली है, उस एग्जाम के बारे में भी हमको जानकारी चाहिए कि उसको किस तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह हम एग्जाम दे सकते हैं, और वो एग्जाम कौन कंडक्ट करता है प्राइवेट वैल्यूएशन के लिए? यानी मैं प्राइवेटली प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, थर्ड पार्टी में बनना चाहता हूँ, तो किस तरह बन सकता? तो उसमें अगर आपको प्राइवेट फर्म खोलना है और आपको प्राइवेट वैल्यूएशन करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, बैंकिंग का हो या नॉन बैंकिंग का हो, तो आपको पहले तो सिविल इंजीनियरिंग का एक एक्सपीरियंस चाहिए, नियर अबाउट 4 to 5 इयर्स का। अगर आपको एक्सपीरियंस है फील्ड मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक एग्जाम होती है जो कंडक्ट की जाती है, जिसमें से महाराष्ट्र में आईओए करके है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूएशन, आईओवी सॉरी, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एक नॉमिनल उसमें फी रहती है और उसकी एग्जाम कंडक्ट की जाती है। उस एग्जाम में अगर आप एग्जाम को क्रैक करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और एक आपको लाइसेंस दिया जाएगा, जिस बेस के ऊपर आप खुद की फर्म खोल सकते हो या फिर जो भी वैल्यूएशन का वर्क है वो कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है, ये जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा ये सिर्फ नॉन बैंकिंग के लिए रहेगा, बैंक के लिए नहीं रहेगा। अगर आपको बैंक के अंदर वैल्यूएशंस प्रोवाइड करना है या फिर बैंक के लिए वैल्यूएशंस करने हैं, तो उसके लिए आपको 5 साल का मिनिमम वैल्यूएशन का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके बाद एक एग्जाम होती है इंडियन बैंक तरफ से, बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसे IBBI कहा जाता है। वो आपको एक एग्जाम कंडक्ट करती है साल में एक बार, या अगर नॉर्मली अगर ज़्यादा डिमांड रही तो 2 बार वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं। उस एग्जाम को आपको क्रैक करना है, और उस एग्जाम में जो सिलेबस रहता है वो टोटल 5 फील्ड से होता है। पहला तो अपना टेक्निकल होता है, दूसरा फाइनेंस फील्ड का होता है जो बैंकिंग के लिए होता है, तीसरा लॉ फील्ड का होता है, ठीक लॉ के बारे में आपको पता है या नहीं, चौथा
जो सिविल मैटर्स होते हैं उस सिविल मैटर के अंदर स्पेशली जो रूल्स है उस रूल्स के बारे में होता है। और पांचवा ओवरऑल जो ये ओवरऑल नॉलेज है वैल्यूएशन के ऊपर, उसके ऊपर रहता है। ये टोटल मिला के उनका एक छोटा सा सिलेबस रहता है, उस बेस के ऊपर आपको एग्जाम क्रैक करनी है। अगर आप वो एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर वैल्यूएशन प्रोवाइड कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर उज्जवल सर कोई आगे उसमें ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। जैसे आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा थोड़ा और कम आ रहा है। हेलो, वॉइस का प्रॉब्लम। हाँ हाँ, बोलो बोलो। IBPI का एग्जाम देने के बाद में वहां से आपको एक सर्टिफिकेशन और उसके बाद में जो प्रोसेस करना है। आवाज बिल्कुल भी कम आ रहा है आपका, एक्चुअली पता नहीं क्यों आवाज बहुत कम आ रहा है। गौरव आप बोलो। हाँ, अभी आया आवाज। ओके। ओके। IBPI का एग्जाम देने के बाद में वहां से आपको सारे गाइडेंस मिल जाते हैं पास आउट होने के बाद। IBPI का एग्जाम इज जस्ट लाइक नेक्स्ट टू CA है। और प्लस पॉइंट ये है कि IBPI का एग्जाम जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही चालू हुआ है। आने वाले 5 साल बाद में जहां आज नॉन हाउसिंग बैंकिंग में विदाउट IBPI चल रहा है, लेकिन 5 से 10 साल बाद में वो लोग भी नहीं लेंगी, उनको भी हर एक वैल्यूअर, हर एक वेंडर उनका एग्जाम दिए वाला ही होना। क्योंकि कुछ सरफेसी वैल्यूएशन करके होता है, SMB वैल्यूएशन होता है, जिसके लिए IBPI ये पास आउट होना। और महाराष्ट्र में आई थिंक आज के तारीख में कुछ 10 से 12 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने वो एग्जाम क्रैक की है। ओके। हाँ, आप फ्रेशर हो और जैसे जिला परिषद का लाइसेंस बनता है या फिर PWD का लाइसेंस बनता है, वैसा ही आपको एक वैल्यूअर का लाइसेंस बनाना है। तो वो भी थोड़ा इजी है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस 2 या 3 साल का वैल्यूएशन के फील्ड का नॉलेज होना है, अराउंड 3 साल का तो होना। उसके बाद में आप इनकम टैक्स ऑफिस जाओगे, वहां पे जाके बोल दोगे कि मेरे को वैल्यूअर बनना है, तो वो लोग भी आपको एक लाइसेंस और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देते, इनकम टैक्स वाले। ओके ओके। तो इस तरह की एग्जाम्स है, ठीक है। इस एग्जाम के लिंक्स भी अगर आपसे मिल जाते हैं तो बेटर रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए और बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो जो इसमें जो एग्जाम्स हुए हैं ना, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। इसके पहले जो 2 साल के पहले या फिर 3 साल के पहले जो एग्जाम्स हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए ही थे, उसके मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि सिलेबस क्या रहता है और क्या कैसे एग्जाम्स होते हैं। ओके ओके ओके। अगेन वन क्वेश्चन, हाउ मेनी एग्जाम qualification required, like get exam required or not? अभी यहाँ पे यानी एग्जाम क्वालिफाई कर, कितने एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं और एग्जाम रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बैंकिंग में जॉब करना है एज अ फ्रेशर तो एग्जाम कंपलसरी है, विदाउट एग्जाम आप आ नहीं सकते। और एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप बैंक में जाना चाहते हो तो आपके पास डिग्री होनी। और प्राइवेटली करना है तो फिर आपको इंटरव्यू देना है। अच्छा, यानी कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना है, डायरेक्टली इंटरव्यू ही देना है? नहीं, प्राइवेट में अगर जाना है, NBFC में जाना है, बहुत सारे बैंक्स है, अराउंड 40-50 बैंक्स है जो हाउसिंग बैंकिंग में ही काम करती है, जिसमें से 20-25 में इंटरनल टीम रहती है। तो वहां पे डायरेक्ट अपन अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। जो भी अपने सीनियर रहेंगे, टेक्निकल मैनेजर्स रहेंगे, वो अपना इंटरव्यू लेंगे, HR टीम का कॉल आएगा, वो लोग लेंगे फिर। और ऐसा नहीं है कि इसमें लड़कियां अपॉइंट नहीं होती, लड़कियां भी अपॉइंट होती है, अब डिपेंड करता है कि लोकेशन के हिसाब से। ओके, तो लड़कियों के लिए कितना जॉब ये है और कितना कितना अच्छा जॉब है?
मैं तो सबसे बेस्ट बोलूंगा लड़कियों के लिए, क्योंकि आपको ज्यादा धूप में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, विजिट करनी है, सब करना है आपको। जैसे प्रॉपर्टी इनिशिएट होती है कि ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है, तो आपको प्रॉपर्टी विजिट करने जाना है, वो प्रॉपर्टी देखनी है, तब देख के आपको आके आपका रिपोर्ट देना है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में, फॉर एग्जांपल अभी गोदरेज में कुछ दिन पहले वैकेंसी निकली थी, तो उनका क्राइटेरिया ये था कि सिविल इंजीनियर होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट थी और लड़की होनी चाहिए। ओके, उनका क्राइटेरिया ये था, उन्होंने लड़कों के लिए रखा ही नहीं वैकेंसी। अच्छा, ये तो नाइंसाफी हो गई। हाँ, वो जो भी बोलो, लेकिन गोदरेज छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी है। टाटा हाउसिंग फाइनेंस भी है, टाटा कैपिटल करके टाटा का हाउसिंग फाइनेंस है, उसमें भी वैकेंसी रहती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी जहाँ पे प्राइवेटली भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे अगर एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको आपका इंटरव्यू और नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड का कि क्या कैसे होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे करना पड़ता है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं, वो सब चीजें बताने आने चाहिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, विच बुक शुड बी प्रेफर्ड फॉर ऑल ओवर सिलेबस, यानी कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए ये वैल्यूएशन के लिए, इसे इन्होंने पूछा है। अगर आप बैंक में अप्लाई कर रहे हो, एग्जाम थ्रू जा रहे हो, IBPF एग्जाम जो है हमारी, उसके थ्रू जा रहे हो, तो बैंकिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी सिलेबस है, उसके रिलेटेड जो भी बुक्स है वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सिविल के अंदर हमारे पास एक रेफरेंस बुक आती है, जिसका नाम नहीं पता होता का, मे बी स्वप्निल सर आपको अगर पता तो वो बोल दीजिएगा। रंग वाला वैल्यूएशन, रंग वाला एक्चुअली। हाँ, तो उस बुक्स में काफी सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए काम की है वो सभी है, वो सभी इंफॉर्मेशन है आपको वहाँ से आपको वो मिल जाएंगी, जिसको हमें एग्जाम देना है उसके लिए, क्योंकि एग्जाम के लिए जितने भी हमें प्रिपरेशन लगते हैं वो सभी उसमें अवेलेबल है, कोई अलग बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? काफी सारे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। हितेश है, हितेश ने भी कुछ नहीं पूछा। हितेश, सॉरी हितेश नहीं, जितेश है, अनिकेत है, उसके बाद कुमुदिनी भी है, मानसी है, एनी अदर क्वेश्चन आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हाँ, how to find freelancing work in this profile? फ्रीलांसिंग कैसी फाइंड करना है पूछ रहे हैं। उज्जवल सर बताइए फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग यानी क्या, पहले वो समझ लो। मतलब मैं अपने टाइम के हिसाब से मेरे को काम करना है, ठीक है, यह है फ्रीलांसिंग। तो अपने यहाँ पे आप सब चंद्रपुर से हो ना? यस यस Yes. हाँ, तो चंद्रपुर में देयर आर फ्यू वैल्यूअर्स, ठीक है, तो आप उनको जाके अप्रोच कर सकते हो कि सर मैंने अपना डिप्लोमा या डिग्री जो भी है खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है मैं उसके लिए फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। तो उनके पास जब भी मतलब प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए आएंगे तो वो लोग आपको बता देंगे कि यहाँ पे है प्रॉपर्टी, आप जाओ, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट्स लेके आपका रिपोर्ट वगैरह जो वेरीफाई करो, वेरीफाई करके रिपोर्ट बनाओ, और जो भी वैल्यूअर है या वेंडर है उनको आप आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दो। तो और उनसे आप आपका चार्ज जो भी है वो ले लो। इट्स लाइक यू आर वर्किंग लाइक थर्ड पार्टी, ना बैंक के साथ आप कनेक्टेड हुए, ना बैंक वाला आपको जानता है, ठीक है। वो सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएंगी वेंडर की। वेंडर का काम है बाकी सब चीजें देखना, वो होता है फ्रीलांसिंग। तो अब उसके लिए जितने भी आर्किटेक्चर है या फिर जिन्होंने भी अपने यहाँ पे ऑफिसेस खोल के बैठे हैं ना, मतलब कंसल्टेंसी के या फिर एस्टिमेट के, डिजाइनिंग के, जिनको कम से कम
5 से 10 साल हो चुके हैं अपने फील्ड में या फिर चंद्रपुर में, वो लोग डेफिनेटली कोई ना कोई बैंक के साथ टाई अप होंगे। जी प्रियंका, आपको समझ गया? ओके, हाँ सर, ठीक है। ओके। ये तो हो गया चंद्रपुर का। वैसे ही नागपुर में भी सेम है। तो आप उनको, नागपुर में ऐसे बहुत सारे बैंक्स है। फॉर एग्जांपल आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस है, बाद में एचडीबी करके एक बैंक है, मे बी बाद में एचडीएफसी वगैरह। उनका क्या है कि उन्होंने चंद्रपुर में किसी को कनेक्ट नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्ट नागपुर में ही कुछ वेंडर्स को कनेक्ट किए हैं। उनके वेंडर के लड़के लोग, मतलब उनके एम्प्लॉय और या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जैसे फ्रीलांसरिंग जिसको करना है, वो लोग रहते हैं चंद्रपुर, वर्धा और भद्रावती वगैरह में। तो उनको जो भी विजिट आती है, उनको डॉक्यूमेंट्स मेल होते हैं, वो लोग खुद से विजिट कर लेते हैं। अब हर वेंडर हर जगह पे पहुंचे ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसको वेरीफाई करके चेक करके रिपोर्ट देना वो काम उसका है। सही रिपोर्ट बनाना ये आपका काम है एज अ फ्रीलांसर। ओके सर, एज अ फ्रीलांसर स्किल्स क्या चाहिए? क्योंकि अगर मतलब अगर वैल्यूएशन रफ हो गया तो फिर मतलब ज़्यादा एस्केलेट प्राइस हो जाएगा ज़्यादा, तो फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, तो वो ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं। जब रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो मैं आपको ना रिपोर्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि रिपोर्ट में रहता क्या क्या। सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर रहता है कि जो कस्टमर ने अप्लाई किया है, जो नंबर से बैंक में रजिस्टर्ड हुआ है, उनका फोन नंबर, उनका नाम रहता है और कौन तक को एप्लीकेंट है, यानी साथ में फाइल में कौन है। ये तो हो गया ऊपर का जो बेसिक हो गया। उसके नीचे रहता है कि एड्रेस, आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको वो एड्रेस प्रॉपर प्लीज समझ के आपको लिख के देना पड़ता है। उसके बाद में आता है 4 बाउंड्रीज। वाई 4 बाउंड्रीज? 4 बाउंड्रीज यानी समझा ना आपको, चतुर्सीमा। ओके, तो उसका इस्तेमाल कहाँ होता है कि आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड करने के लिए काफी इजी हो जाता है कि XYZ, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे नॉर्थ साइड में रोड है, साउथ साइड में किसी और का, गौरव का घर है, लेफ्ट साइड में स्वप्निल का घर है और पीछे किसी और का घर है। ओके, तो वहां से अब ये सेम 4 बाउंड्रीज किसी और की कभी नहीं हो सकती, राइट? ना रोड अपन बार बार चेंज कर सकते हैं, ना गौरव को उठा के कहीं और राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड होती है। अब प्रॉपर्टी रेट कहाँ से पता करोगे? तो देयर आर फ्यू गवर्नमेंट साइट जहाँ पे अपने को पता चलता है कि ये एरिया में गवर्नमेंट के रेट क्या चल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट के रेट और प्रॉपर्टी वैल्यूअर के रेट कभी मैच नहीं होते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोकेशन वाइज उसका रेट बहुत ज्यादा वैरी करता है। ओके, तो आपको सराउंडिंग में या फिर आपके जान पहचान में या फिर वहाँ के कोई रियल स्टेट वाले से आपको बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लॉट का रेट क्या है या कंस्ट्रक्शन रेट क्या चल रहा है, या फिर जो भी है आप प्लॉट रेट निकाल लो या फिर फ्लैट का रेट निकाल लो, उससे आप एस्टिमेट बनाना चालू करो। एस्टिमेट एक बेसिक लेवल पे रहता है, तो वहां से आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पता चल जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? आई होप सो कि आपके मैक्सिमम डाउट वैल्यूएशन के बारे में क्लियर हुए होंगे कि वैल्यूएशन भी एक फील्ड है करके। तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया वैल्यूएशन क्या होता है। जितेश का एक क्वेश्चन है, देयर इज एनी ऑनलाइन वेबसाइट टू अप्लाई फॉर फ्रीलांसर? कोई वेबसाइट है क्या फ्रीलांसर के लिए? फ्रीलांसरिंग मतलब फॉर वैल्यूएशन या फिर दूसरे कोई फील्ड? वैल्यूएशन ओनली फॉर वैल्यूएशन। फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं है। ओके, नो इश्यूज। You have to go physically or ask the vendor, can I join you?
हाँ वो रख भी लेता है क्योंकि उसको आपको सैलरी नहीं देनी, ठीक है। तो सैलरी नहीं देनी होती है तो वो क्या बोलता है कि ठीक है मैं इससे बात तो करके रखता हूँ कि जब भी काम दूंगा तब पैसा दूंगा ना। हाँ हाँ, यस। हाँ तो अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी चंद्रपुर में 4 लोग हैं जो ये करते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का काम करते हैं, काफी अच्छे वेंडर्स हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर आप एक के साथ ज्वाइन करोगे ना तो वो आपको महीने के 5 दे देंगे या 10 दे देंगे, लेकिन आप अगर चारों के साथ ज्वाइन कर लोगे, हर एक ने 10 केसेस दिए आपको, तो इट्स लाइक आपका 40 केसेस हो गए। तो 40 केसेस का जब आप फ्रीलांसिंग के हिसाब से भी, तो यू हैव मोर देन गुड हिसाब टू इनकम कि चंद्रपुर के हिसाब से मैं इतना कम। और सिर्फ आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप तो एक काम के लिए आपका पूरा दिन नहीं दे रहे हो, आप बाकी कामों में भी आपका दिन दोगे, तो आपका इनकम सोर्स सिर्फ ये एक नहीं रहेगा, तो आपका इनकम सोर्स काफी और भी है। ओके ओके ओके, आई होप सो के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और मैक्सिमम लोगों को ये समझ गया है। लेकिन मेरी तरफ से और एक क्वेश्चन है जो आई थिंक सो सबको रहने को होना समझ गया है तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये जो बैंकिंग सेक्टर है अपना, वो बैंकिंग सेक्टर में हाउसिंग फाइनेंस बैंक एक अलग है और टोटल बैंक एक अलग है, ये मुझे पता। ये मुझे कब पता चला, जब आप हाउसिंग फाइनेंस में जॉब करने गए तब मुझे पता चला। तो थोड़ा बहुत आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में बता दो कि हम यानी जो भी लग रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस बैंक एक अलग बैंक होती है, तो वो किस तरह अलग रहती है और उसमें कौन से बिजनेसेस रहते हैं, और जो टोटल बैंक हम करते हैं जिसमें हम सेविंग्स वगैरह निकालते हैं, तो उसमें किस तरह रहता है, यानी उसमें अपना सिविल इंजीनियरिंग का रोल किस तरह रहता है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को, सब लोग यही सब समझ रहे हैं कि बैंकिंग यानी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग, लेकिन बैंकिंग में भी ये क्लासिफिकेशंस है, तो वो क्लासिफिकेशंस भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ओके। जो ये चालू हुआ है, मतलब पहले तो सब बैंक एक ही थी, ठीक है, काफी सालों पहले। तो जब हर्षद मेहता का मूवी देखा है ना सबने, तो वो हाँ यस यस तो, यस। तो वही टाइम में एनडीएफसी का जन्म हुआ। ओके, नहीं तो पहले सारे बैंक सारे चीजें आरबीआई ही कंडक्ट करती थी गवर्नमेंट के अंदर। फिर एक नई टीम बनाई गई एनडीएफसी, तो एनडीएफसी के अंदर कुछ हाउसिंग बैंक है, ओके, और एवरी बैंक हैव मल्टीपल प्रोडक्ट, गोल्ड लोन, कार लोन, आपका चेक, क्रेडिट कार्ड, वेरियस टाइप। तो एक आ गया हाउसिंग, तो ये प्रॉपरली सिर्फ हाउसिंग सेक्टर में एक अलग फॉर्म चालू होने के बाद में बहुत सारे बैंक है, मतलब नॉन बैंकिंग है, जिन्होंने होम लोन के लिए खुद को अप्रोच किया और उनका सिर्फ होम लोन का प्रोडक्ट है। और होम लोन में भी बहुत सारा प्रकार है, जैसे मॉर्गेज है, परचेज के लिए, रीसेल के लिए, या फिर स्मॉल मशीनरी के ये हैं जहाँ पे सिविल वर्क होता है। तो वो हो गया। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग को समझने के लिए आपका सबसे इजीएस्ट वे है कि बैंकिंग यानी वो एरिया जहाँ पे सेविंग्स अकाउंट या फिर प्रदान चल रहा है, ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो बैंकिंग में। और नॉन बैंकिंग में जहाँ पे नहीं हो रहा, जो भी नहीं हो रहा, वहां पे एनबीएफसी आ रही है या हाउसिंग फाइनेंस आ रहा है। ओके ओके ओके, अभी थोड़ा ठीक है, मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूँगा सत्यम। यस। इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे कंफ्यूजन भी हो सकता है लड़कों को कि पहली बार वो शायद वैल्यूएशन, जिनको फील्ड ही पता नहीं है वैल्यूएशन, शायद उनको काफ़ी सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि हम जब अगर काम करने जाते हैं बैंक में, तो हमें क्या बैंक के भी काम करने हैं या बस हमारा काम करके छोड़ देना है। थोड़ा बेसिक्स में थोड़ा लेके जाता हूँ मैं। ये जो भी जॉब रिलेटेड सोच रहा है इस फील्ड के अंदर, वैल्यूएशन फील्ड के अंदर जो जॉब ढूंढ रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा बता दूं कि आपके पास बैंक है ऑप्शन के लिए, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो बाय एग्जाम या फिर बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, बैंक्स माने जहाँ पे भी होम लोन प्रोडक्ट है। होम लोन प्रोडक्ट मीन्स
जैसे आप सेविंग अकाउंट निकालते हो या करंट अकाउंट निकालते हो या फिक्स डिपॉजिट करते हो, वैसे ही हर एक बैंक मैक्सिमम 90 to 90% बैंक होम लोन बेचती है। तो जहाँ पे भी होम लोन होता है वहाँ पे अपना नंबर लगता है, ठीक है। तो जितने भी बैंक है इंडिया के अंदर, उस सभी बैंक में हमारी एक सिंगल पोस्ट वैकेंट रहती है हर एक ब्रांच के अंदर। वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि उन्हें वो सिंगल पोस्ट फिलअप करनी है या फिर 2-4 ब्रांच मिलके एक पोस्ट फिलअप करनी है। वो डिपेंड करता है उनकी पॉलिसीज के ऊपर क्या है क्या नहीं है। तो जितने भी बैंक हैं उस हर एक बैंक में हमारी पोस्ट खाली है। दूसरा, होम लोन जो प्रोडक्ट है, जो उज्जवल सर ने बताया था कि वो स्कैम के बाद ओपन हुआ था, हर्षद मेहता के स्कैम के बाद वो काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हुई थी, उसमें होम लोन भी अलग से ऐड हुआ था। तो जब होम लोन अलग से ऐड हुआ तो आरबीआई ने देखा कि काफ़ी सारे जो पब्लिक है वो अप्लाई करना चाहती है होम लोन के लिए, मगर बैंक्स उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। इसलिए उन्होंने एनबीएफसी नाम की और एक संस्था बनाई जिसके थ्रू वो होम लोन के प्रोडक्ट के अंदर उतरे और उनको सिर्फ और सिर्फ होम लोन का ही लाइसेंस अलाउ कर दिया गया, जिसमें फिर वो कंपनीज, कई सारी कंपनीज उतरी और उन्होंने सिर्फ होम लोन ही अप्लाई किया। उस हर एक कंपनी के हर एक ब्रांच के अंदर आपको टेक्निकल पोस्ट फिलअप करनी पड़ती है एज पर आरबीआई रूल। तो वहां पे भी आपके लिए वैकेंसीज है, हर जगह वैकेंसीज है। ये दो होने के बाद तीसरा ऑप्शन मैंने बोला था, थर्ड पार्टी कंपनीज जो होती है, जो कि डील करते हैं एक काफी बड़े बिल्डर का और बैंक का, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा है या फिर गोदरेज है, जो नई कंपनी है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर। जैसे वो कंपनी इस मार्केट में आई है और उसको काफी फंड की जरूरत पड़ती है या फिर काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तब वो बैंक से कांटेक्ट करती है। तो बैंक जब उन्हें लोन प्रोवाइड करती है तो बैंक ये क्वेश्चन करते हैं कि हम किस बेस के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड किया। उन्होंने तो बोल दिया कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, मगर 100 करोड़ क्या हम दे सकते हैं, और 100 करोड़ देने के बाद वो प्रॉपर्टी जो वो लोग मॉर्गेज कर रहे हैं वो सच में वो उतने प्राइस की है या नहीं, या फिर उससे रिलेटेड जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं या फिर टेक्निकल क्वेरीज होते हैं, वो सब सॉल्व करने के लिए हमें टेक्निकल पोस्ट को फिलअप करना पड़ता है उस थर्ड पार्टी कंपनी के अंदर। तो वो एक तीसरा पॉइंट है जहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं। अब इसमें जाने के बाद हमें सिर्फ हमारा ही काम करना है या फिर बैंकिंग का ही काम करना है, मतलब हमको अकाउंट के ऑफिस में बैठ के कैशियर का भी काम करना है क्या, या फिर हमें पीओ का भी काम करना है क्या, या फिर हमें और कुछ काम करना है क्या? तो नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाओ, बैंक में जाओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जाओ, या फिर आप थर्ड पार्टीज में जाओ, आपको आपका जो काम है, आपका काम क्या है, आपको वहाँ का वैल्यूएशन निकालना है। फर्स्ट जो मेन है उसका एस्टिमेशन निकालना है, उस प्रॉपर्टी का स्टेबिलिटी निकालना है और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालना है कि ये प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का इतने साल के लिए इतना वैल्यू है, या उसका आज का करंट का मार्केट वैल्यू इतना। बस आपको इतना ही निकालना है। इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनका, उसको आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस रहेंगे उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है हर एक बैंक की, हर एक नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशन की, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बस सिंपल है और कुछ नया नहीं है। आपने एस्टिमेशन वैल्यूएशन भी सीखा है, सैलवेज वैल्यू कैसे निकालते हैं आपने सीखा है, कि किसी भी प्रॉपर्टी की रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है आपने सीखा है, डिस्ट्रेस वैल्यू क्या होती है, डिमोलिशन रिस्क वैल्यू क्या होती है, और हर एक चीज आपने पढ़ी है। बस वही चीजें आपको बैंकिंग के अंदर करनी है और कुछ नहीं करना। ओके सर, ओके। और एक क्वेश्चन है घटे सर का, कैन सिविल इंजीनियर अप्लाई फॉर प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूएशन? For small machineries. Small machinery. Plant and machinery. Yes. वही। अगर स्मॉल मशीनरीज है तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर अप्लाई कर सकता है। बड़ी मशीनरीज के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। ओके। और अप्लाई भी कर सकता है, लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा करेक्शन और कंफ्यूजिंग वाला है कि आप पहली बात तो आपको मशीनरी का वैल्यूएशन नहीं दे सकते, सिविल इंजीनियर नहीं दे सकता, क्योंकि जिस हिसाब से मशीनरी का नाम लिया है तो इट शुड बी लाइक मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ, लेकिन जैसे कोई स्मॉल मशीनरी वाला प्लांट है, उसमें सिर्फ मशीन्स नहीं है,
वो स्ट्रक्चर भी है, जो स्ट्रक्चर पे वो प्लांट खड़ा है, वो स्ट्रक्चर का वैल्यूएशन हम दे सकते हैं। तो वो पॉइंट पे प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन आएगा, प्लांट्स और मशीन्स का वैल्यूएशन आएगा एक मैकेनिकल इंजीनियर का, और जो स्ट्रक्चर का आएगा वो आएगा एक सिविल इंजीनियर का। देयर शुड बी 2 रिपोर्ट्स। ओके, नाइस। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? अभी एंड पे आ गए हम, तो अगर और कोई क्वेश्चंस हो गए आपके, ओके, नो क्वेश्चंस, तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मेल आईडीज भी आपको भेज दूंगा आपके इसमें, आपको अगर आपके बाकी इसमें भी कोई क्वेश्चंस आ गए फ्यूचर्स में, तो आप मेल से इनसे कनेक्ट रह सकते हैं, गौरव सर से और उज्जवल सर से। तो उनके मेल आईडी भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, आपको मैं मेल कर दूंगा। ओके सर, हम वाइंड अप करते हैं आज का प्रोग्राम। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं येते आहे. 1 मिनट अभी आवाज आ रहा है सर? ओके 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 ओके। सो थैंक यू गौरव सर एंड उज्जवल सर के आपने वैल्यूएबल टाइम हमको दिया है, और हमको बैंकिंग सेक्टर में एक सिविल इंजीनियर किस तरह जॉब कर सकता है, और फ्रीलांसर किस तरह बन सकता है, और खुद की कंसल्टेंसी किस तरह फॉर्म कर सकता है, कौन से एग्जाम उसके लिए लगते हैं, ये सब कुछ आपने हमको बताया है। वेरी वेरी थैंक्स फ्रॉम आवर साइड। मैं आपको इनका नंबर जो भी है, एंड सॉरी इनका मेल आईडी जो भी है, वो आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपके जो आप जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया है वहां पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इस तरह के टॉक्स जो भी है, इंफॉर्मेशन टॉक्स के सिविल इंजीनियरिंग के लिए कहाँ पे जॉब्स और रह सकते हैं, ये टॉक्स हमारे चलते रहेंगे। हाँ, कुछ महीने पहले थे, तो अभी और इसमें यानी इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे, और जॉब्स के ऐसी जो भी सीनियर्स है, वो सीनियर्स आपके सीनियर्स हो गए, मेरे सीनियर्स हो गए, वो आपको यहाँ पे आके एक पॉजिटिव नेचर में आपको टॉक देते रहेंगे। तो आपको ये अगर पसंद आ रहा है तो आप सब जगह इसको थोड़ा स्प्रेड करो, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्स था, इस टाइम उतना रिस्पॉन्स नहीं आया है। आई होप सो कि इतना भी है तो भी बेस्ट है। और मैक्सिमम लोगों को वैल्यूएशन के बारे में पता भी होगा, ऑब्वियसली है, लेकिन थोड़े बहुत लिटिल वुड क्वेश्चंस आपके इसमें भी, ये टॉक में भी अच्छे से हुए होंगे, यानी जो भी क्वेश्चंस आपको रहे होंगे वो भी आपके सॉल्व हुए होंगे। अगर जो भी क्वेश्चंस आपके अगेन फ्यूचर में भी आते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सीड एकेडमी। इसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और लास्ट टॉक्स के भी आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जो आपको सर्टिफिकेट्स अभी तक मिले नहीं है। सो आई एम थैंकिंग टू ऑल ऑफ यू। आप इसी तरह सीड एकेडमी से कनेक्ट रहो। और थैंक्स गौरव सर, थैंक्स उज्जवल सर। वेलकम। ओके, सो गुड नाइट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस।